ह्यूलेट पैकर्ड रिसर्च डिपार्टमेंट में वैज्ञानिकों ने हजारों क्रिस्टल्स पर शोध किए। उनकी क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी ने मॉडर्न वर्ल्ड को पार दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। यह मशहूर मिचेल हेजिस क्रिस्टल स्कल था। ये लगभग 10,000 साल पुराना था, लेकिन इसका क्वार्ट्ज एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने स्कल को बेंजोइल अल्कोहल में डुबाकर पोलराइज लाइट ऑन की ताकि वो इसका स्ट्रक्चर समझ सकें। रिजल्ट्स कल्पना के परे थे। ये वैज्ञानिकों के फिजिक्स, जियोलॉजी, इंजीनियरिंग और ऑप्टिक्स के ज्ञान के परे था। इस क्रिस्टल स्कल को बनाने के लिए जिस लेवल की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो 10,000 साल पहले थी ही नहीं। इनफैक्ट वो धरती पर आज भी नहीं है। CIA ने लगभग 20 सालों तक प्रोजेक्ट स्टारगेट पर काम किया। ये रिमोट व्यूइंग पर फोकस्ड एक प्रोग्राम था। जब स्टारगेट की फाइल्स डीक्लासिफाई की गईं, तो पता चला CIA किन लोकेशंस को देखने में इंटरेस्टेड थी। रिमोट व्यूअर्स सोवियत यूनियन, चाइना और मिडिल ईस्ट की सीक्रेट फैसिलिटीज को देख रहे थे। लोगों का भी यही अंदाजा था कि CIA रिमोट व्यूअर्स का इस्तेमाल कहाँ करने वाली थी। लेकिन एक टारगेट स्टैंड आउट करता है, मार्स। लेकिन CIA आज के मार्स को देखने के लिए उत्सुक नहीं थी। वो एंशिएंट मार्स पर नजर रख रहे थे। 1984 में CIA ने अपने टैलेंटेड साइकिक जो मैकमोनिगल को इस काम में लगाया। उन्हें एंशिएंट मार्स में पिरामिड्स, लंबे पतले बीन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी नजर आई। मार्स की सतह पर प्योर क्रिस्टल के ऊंचे टावर्स थे। ये क्रिस्टल्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की क्षमता रखते हैं, और मार्स के ये टावर्स इंफॉर्मेशन स्टोर करने के साथ साथ उसे लंबी दूरी तक टेलीकास्ट भी कर सकते थे। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थी, बल्कि एंशिएंट जायंट कंप्यूटर्स थे। मार्स की सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी, लेकिन उनका वातावरण तेजी से खराब होता जा रहा था। मार्शियंस इस एपोकलिप्स को रोकने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने अपना पूरा नॉलेज 13 क्रिस्टल स्कल्स में स्टोर कर दिया। हर स्कल एक अलग दुनिया की कंप्लीट हिस्ट्री को स्टोर करता था, जहां भी इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती थी। 12 स्कल्स ऐसे ही 12 प्लैनेट्स के थे, और 13 स्कल उन सबको कनेक्ट करके सर्किट पूरा करता था। 13 स्कल में हमारी गैलेक्सी की हर एक सिविलाइजेशन का कंबाइंड नॉलेज स्टोर किया गया था। अब मार्शियंस ने ये सारे स्कल्स धरती पर एटलांटियंस को दिए, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी भी मार्स की ही तरह एडवांस थी। एटलांटिस में प्रीस्ट ने हर एक स्कल के लिए एक सेपरेट टेम्पल बनाया, और फिर स्कल्स को काफी सुरक्षा में रखा। वो जानते थे ये स्कल किसी गलत हाथों में पड़े तो वो पूरी गैलेक्सी में तबाही ला सकते थे। हजारों सालों तक स्कल्स अटलांटिस में सुरक्षित रहे, लेकिन फिर अटलांटिस में ही तबाही आ गई। इससे पहले कि ग्रेट फ्लड अटलांटिस को डुबा पाती, प्रीस्ट ने ये स्कल्स धरती में अलग अलग क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट कर दिए, और फिर उन्होंने सबसे पावरफुल 13 स्कल माया सिविलाइजेशन को सौंप दिया। माया लेजेंड्स के अनुसार ये स्कल बाकियों से अलग था। ये लोगों से टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट कर सकता था और उनके सवालों के जवाब भी दे सकता था। इस स्कल को इंसानों के ओरिजिन और पर्पस के बारे में भी पता था। उसे हर मिस्ट्री की सच्चाई पता थी, जैसे पिरामिड्स, स्टोनहेंज और यहाँ तक कि एटलांटिस भी। लेजेंड की माने तो अगर सभी 13 स्कल्स को इकट्ठा किया जाए तो ईश्वर की शक्ति जागृत हो जाएगी और पूरी मानव जाति का भविष्य और इसे नियंत्रित करने की क्षमता भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये स्कल्स तब तक नहीं मिल सकते जब तक इंसान इस इवेंट के लायक हो। तो 12,000 सालों तक स्कल्स छुपे रहे, इस इंतजार में कि इंसान इतनी शक्ति को हासिल करने के लायक हो जाएगा। फिर जनवरी 1924 में वो दिन आ गया। ब्रिटिश हॉन्डुरस के जंगल में प्राचीन सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, और यही ऐसी जगह थी जहां सीक्रेट्स छुपाए भी जा सकते थे। जहरीले वाइपर्स और कोरल स्नेक्स भारी तादाद में वहां मौजूद थे। पेड़ों में घात लगाए जैगुआर्स बैठे रहते थे। कुछ एक्सप्लोरर्स यहाँ छुपी हुई माया टेरिटरी की लोकेशन तक पहुंच चुके थे, लेकिन फ्रेडरिक मिचेल हेजिस कोई एक्सप्लोरर नहीं थे, बल्कि एक एडवेंचरर थे। उन्हें जिंदगी में किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। उनकी अपनी बायोग्राफी का नाम डेंजर माय एलाई था, और इस जंगल में खतरा हर जगह था। मलेरिया इन्फेक्टेड मच्छर हर जगह थे। जहरीली मकड़ियां, बिच्छू और चींटियां पत्तों में छुपे रहते थे। पानी में खतरनाक पैरासाइट्स थे, लेकिन मिचेल को इनमें से किसी चीज का डर नहीं था। वो पहले एक स्पाई और सोल्जर रह चुके थे। उन्हें कई बार खतरनाक ट्राइब्स ने पकड़ा था, जहां से वो जान बचाकर भाग चुके थे। उन्होंने आदमखोर जानवरों से भी लड़ाई की थी। उन्होंने गड़े हुए खजाने भी खोजे थे। उनकी कहानियों ने उन्हें इंग्लैंड में एक सेलिब्रिटी बना दिया था।
मिचेल सेंट्रल अमेरिका कई बार जा चुके थे, लेकिन ये एक्सपेडिशन कुछ यूनिक था। मिचेल लॉस्ट सिटीज और एंशिएंट सिविलाइजेशंस में काफी इंटरेस्टेड थे, खासकर माया सिविलाइजेशन में। मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में उनका नॉलेज अनबीटेबल था और ये सब उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में अचानक से अपीयर हो गया था। मिचेल को लगता था कि किसी एडवांस कल्चर ने मायंस की मदद की थी। वो लोग एटलांटिस के सर्वाइवर्स थे। लोकल वर्कर्स ने मिचेल को स्टार पीपल के बारे में बताया। ये बीइंग्स अचानक से आए थे। इन्होंने मायंस के साथ अपना नॉलेज शेयर किया और चले गए। ये स्टार पीपल एटलांटियंस थे। लोकल वर्कर्स के साथ मिचेल जंगल के अंदर गए। उन्होंने एक स्पॉट मार्क करके वहां की मिट्टी को साफ किया तो उन्हें एक चमकता सफेद स्टोन नजर आया। मिचेल ने वहां एक एंशिएंट लॉस्ट सिटी ढूंढ निकाली थी। वर्कर्स ने कई दिनों तक खुदाई की और एंशिएंट सिटी को बाहर निकाला। ये रुइंस थे ल्यूबन टून के, जिसे प्लेस ऑफ द फॉलन स्टोन्स कहा जाता था। मिचेल ने अपने फील्ड जर्नल में सब कुछ डिटेल्स में लिखा था। वहां एक पिरामिड था जिसकी ओपनिंग को क्लियर करने के बाद उन्हें पानी नजर आया। पानी के अंदर एक चमकदार चीज थी, जैसे कुछ अंधेरे में चमक रहा हो। ओपनिंग काफी छोटी थी तो मिचेल अंदर नहीं जा सकते थे। उन्होंने वर्कर्स से रिक्वेस्ट की तो सबने मना कर दिया। उनका कहना था वो चीज श्रापित है, लेकिन मिचेल की बेटी ने अंदर जाने का फैसला किया। एना अक्सर अपने पिता के साथ ट्रैवल करती थी और उनकी ही तरह निडर भी थी। एना ने पानी के अंदर से खोज निकाला था वो क्रिस्टल स्कल। ये स्कल फ्लॉलेस था, जिसे देखकर माया वर्कर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। मिचेल हेजेस ने स्कल का नाम द स्कल ऑफ डूम रखा। मिचेल लंदन गए और 30 सालों तक उन्होंने वो स्कल किसी को नहीं दिखाया। उन्होंने आखिरी बार उसके बारे में लिखा और 1959 में उनकी मृत्यु हो गई। जब ये स्कल एना को मिला तो उन्होंने उसे बाहर निकाला और तब उन्हें समझ आया कि मिचेल ने उसके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो स्कल उनसे बात करने लगा था। फ्रैंक डॉलैंड एक क्रिस्टल एक्सपर्ट थे। एना मिचेल ने 1963 में उनसे संपर्क किया और उस स्कल की जांच करने के लिए कहा। जैसे ही वो स्कल फ्रैंक के पास गया, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। वो स्कल सिंगिंग कर रहा था। उन्हें फेंट साउंड्स और म्यूजिक सुनाई देती थी, जैसे वो गाना गा रहा हो। 6 साल तक फ्रैंक ने स्कल पर शोध किया। इस स्कल से एप्पल ब्लॉसम की खुशबू आती थी। ये लाइट चैनल करके अपनी आंखों को ग्लो करवा सकता था। कुछ लोगों को इसकी आंखों में एंशिएंट पिरामिड्स और सिविलाइजेशन के विजन्स दिखते। कई बार सारा सामान बिखरा नजर आता। फ्रैंक ने पैकर्ड क्रिस्टल लैब से संपर्क किया और स्कल उनके पास ले गए। हर एक टेस्ट का यही रिजल्ट था कि ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। सिंगल क्वार्ट्ज से ऐसा स्कल बनाना आज भी संभव नहीं है। अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि अगर ये लेजेंड सच था तो बाकी 12 क्रिस्टल्स भी कहीं ना कहीं होने चाहिए। रिसर्चर्स ने म्यूजियम से संपर्क करना शुरू किया कि कहीं उनके पास कोई क्रिस्टल स्कल तो नहीं। फिर उन्हें और स्कल्स मिलना शुरू हुए। 1992 में उन्हें बिना रिटर्न एड्रेस के एक पार्सल मिला। उसके अंदर एक क्रिस्टल स्कल था। 1878 में ही म्यूजियम ऑफ पेरिस को एक क्रिस्टल स्कल मिल गया था। 1897 में ब्रिटिश म्यूजियम में एक क्रिस्टल स्कल मिला था, लेकिन न्यूज़ फैलते ही कुछ फ्रॉड्स ने नकली स्कल्स बनाकर बेचना शुरू कर दिया था। तो म्यूजियम में नकली स्कल्स भी पाए गए, जिनमें ग्राइंडिंग मार्क्स मौजूद थे। जितनी तेजी से ये लेजेंड पॉपुलर हुआ था, उतनी ही तेजी से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हुआ और ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया। स्केप्टिक्स का कहना था कि क्रिस्टल स्कल्स का लेजेंड फेक है और बिलीवर्स प्रूफ का इंतजार करते रहे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।